ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात तो होगी ऑपरेशन सिंदूर की। राजनीतिक घमासान लगातार जारी है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और थमेगा भी नहीं। यह मैं बाकायदा पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं। और इसके पीछे वजह यह है कि यह बात अब सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाने या सेना के शौर्य, पराक्रम, वीरता तक सीमित नहीं रह गया है। अब इसके चुनावी नफा नुकसान उसे भी तो आंका जा रहा है। और अगला चुनाव कहां होने वाला है? अगला चुनाव होगा बिहार में, और वहां पर पूरी तैयारी हो गई है। और इसमें भी गौर कीजिएगा, 22 अप्रैल को हमारे 26 लोग मारे गए बैसरन में, पहलगाम में। और 24 तारीख को, 22 तारीख को तो विदेश में थे प्रधानमंत्री मोदी, सऊदी अरब में थे। और वो सीधे कहां आए? वो आए बिहार, और बिहार के मधुबनी में उन्होंने कहा कि भारत हर आतंकी और उनको समर्थन देने वालों की पहचान करेगा, पीछा करेगा और सजा देगा। हम धरती की छोर तक उनका पीछा करेंगे। और फिर प्रधानमंत्री 30 तारीख को, 30 मई की बात कर रहा हूं मैं, काराकट भी गए और वहां पर कहा कि जो वादा मैंने बिहार की जनता से, बिहार की भूमि से किया था देश को, वो हमने पूरा किया है। बिहार की धरती से दोहराना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, दुश्मन समझ ले, ये हमारे तरकश का केवल एक ही तीर है। और फिर अगर हम विपक्ष की बात करें तो 6 तारीख को, 6 जून को, कल यानी कि राजगीर में थे राहुल गांधी। और क्या निशाना साधा कि 11 बार कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मैंने मध्यस्थता कराई। अगर पाकिस्तान को घुटनों के बल हम ले आए थे, उसके एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए, 100 आतंकी मार दिए, तो फिर छोड़ क्यों दिया पाकिस्तान को? किन शर्तों पर यह संघर्ष विराम हुआ? और सीधा क्यों नहीं कहते कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीतिक घमासान तो चल ही रहा था, अब उसमें एक और तीर छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। महाराष्ट्र मैच फिक्सिंग 7 महीने पहले चले गए, जो महाराष्ट्र में चुनाव इंडिया गठबंधन हार गया, उन्हें लगता था वो जीतेंगे। राहुल गांधी ने पहले भी आरोप लगाए, आज भी पूरा एक बड़ा आर्टिकल लिख दिया इंडियन एक्सप्रेस में कि वहां तो जी फर्जीवाड़ा हुआ है, वोटर लिस्ट में धांधली की, काउंटिंग में धांधली की गई है और यह साइंटिफिक रिगिंग हुई। 1 लाख पूल हैं, पोलिंग स्टेशंस हैं, उनमें से 12,000 में खेला किया। और यह खेला क्या बिहार में भी होगा? टाइमिंग आर्टिकल की यही कह रहे हैं कि बिहार में भी खेला होगा। अब बीजेपी कह रही है, चिराग पासवान कह रहे हैं पहले ही हार मान ली क्या? तो वोटिंग में फर्जीवाड़ा, इसकी आशंका क्यों दोहरा रहे हैं? राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले एनडीए का गठबंधन तय दिख रहा है, लेकिन अभी अंतर्कलह है इंडिया गठबंधन में किस ओर जाएगा बिहार, इसी पर आज चर्चा। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, वो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो ऑपरेशन सिंदूर पर घमासान तो जारी ही है, लेकिन इस बीच जो फोकस है वो अब शिफ्ट कर गया है बिहार के चुनावी मैदान में। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, तो अब 3-4 महीने का वक्त है। और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जब हमला हुआ देश पर, देश की आत्मा पर हमला था, इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती। तो पूरा देश एकजुट था, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक भाषा में बोल रही थी। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने यकायक एंट्री मारते हुए जो संघर्ष विराम की घोषणा कर दी, वहां से खेल राजनीतिक भी हो गया है। अब एक होड़ लग गई है और नफे नुकसान को आंका जा रहा है। और पहला टेस्ट वो तो बिहार में होने वाला है।
और इसीलिए जैसा मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री मोदी 22 तारीख को विदेश में थे। वो सीधे बैसरन या पहलगाम नहीं गए, वो बिहार गए और बिहार में कहा हम दुनिया के किसी भी छोर तक इन आतंकियों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद 30 तारीख को, अभी हफ्ता भर पहले, वो फिर बिहार में थे और वहां पर कहा कि देखिए हमने क्या जवाब दिया, ये हमारे तरकश का सिर्फ एक तीर था। तो दो बार बिहार जाना यह संयोग नहीं हो सकता, ना संयोग है। और उधर विपक्ष के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं लोकसभा में, राहुल गांधी, वो कल राजगीर में थे और वहां पर सरेंडर पर बवंडर जो जारी है, लगातार वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आ गए। इंदिरा गांधी कभी दबाव में नहीं आई थी अमेरिका के, 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, वो 7वां बेड़ा अरेबियन सी में, अरब सागर में आकर खड़ा भी हो गया था, या इंडियन ओशन में, पर कोई फर्क नहीं पड़ा भारत को। और फिर जेपी नड्डा ने गिनवा दी पूरी की पूरी लंबी फेहरिस्त कि किसने सरेंडर किया, देशद्रोही बताया। राहुल गांधी को तो पुराने सब सरेंडर कर रहे थे। क्या आप ये आरोप लगाकर खुद देशद्रोही नहीं हो रहे, क्योंकि सरकारों को आप देशद्रोही कह रहे हैं कि इन सब ने सरेंडर किया। पर मसला क्या है, आज बिहार पर चर्चा क्यों? क्योंकि आज एक राष्ट्रीय अखबार में, अंग्रेजी अखबार में राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा, लेख लिखा, और उसका शीर्षक था महाराष्ट्र मैच फिक्सिंग। 7 महीने पहले के चुनावी नतीजों पर एक लेख लिख दिया राहुल गांधी ने, और जो आरोप वो पहले भी लगाते आए उन्हीं को फिर से दोहराया कि जी फर्जीवाड़ा किया है, ये साइंटिफिक रिगिंग हो रही है। और चुनाव आयोग भी इसमें शामिल था। चुनाव आयोग ने गड़बड़ी के सबूत छिपाए। 5 महीने में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 41 लाख नए मतदाता कैसे जुड़ गए। और साइंटिफिक रिगिंग में शब्द मैं कर रहा हूं, यह इस्तेमाल राहुल गांधी ने अपने लेख में नहीं किया, वो मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि राहुल गांधी कह रहे हैं 1 लाख पोलिंग बूथ थे महाराष्ट्र में, लेकिन खेला जो किया गया वो 12,000 बूथ में किया गया। शाम 5 बजे तक तो बताया गया कि महाराष्ट्र में 58.22% मतदान हुआ, लेकिन अगली सुबह यह आंकड़ा 66.05% हो गया, लगभग 8% का इजाफा। झारखंड में सिर्फ 2% का इजाफा हुआ था। झारखंड में 7 चुनाव हो रहे थे। कि ये इतने लोग कहां से आ गए, और चरणबद्ध तरीके से यह फर्जीवाड़ा किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस को हटा दिया गया। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होंगे, एक नेता प्रतिपक्ष होगा, तो हमेशा सरकार जिसे चाहेगी उसे बना ही लेगी। और ये जहां जहां हार की आशंका थी या चुनाव हारे थे लोकसभा चुनाव में, वहीं पर फर्जीवाड़ा किया, धांधली के सबूत छिपा दिए गए हैं। और अभी एक और ट्वीट किया है राहुल गांधी ने और सीधा सवाल पूछा है चुनाव आयोग से, that you are a constitutional body releasing unsigned evasive notes to intermediaries is not the way to respond to serious questions। कि बिना किसी हस्ताक्षर के आप कुछ भी अपनी सफाई दे रहे हैं, यह तरीका नहीं है। और ना आप सीसीटीवी फुटेज देने को तैयार। 5 बजे के बाद कितने लोग थे पोलिंग बूथ्स पर यह खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल है कि 7 महीने बाद यह सवाल क्यों उठा रहे हैं राहुल गांधी। और इसी तो कह चुका है कि भैया हमने आपको सारे तथ्य दिखा दिए। हर घंटे औसतन 58 लाख मतदाता वोट डाल रहे थे। आखिरी 2 घंटों में 116 लाख लोगों ने, 1 करोड़ 16 लाख लोगों ने वोट डाले हैं। और 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस के सामने सभी तथ्य रख दिए थे। अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले ही हार स्वीकार ली है, वो बहाना ढूंढ रहे हैं। जीतन राम मांझी एक और केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार से ही आते हैं। वो कहते हैं हार मानने वाले नेता इस तरह की बात करते हैं।
जनक राम मंत्री हैं बिहार में, वो कह रहे हैं राहुल गांधी जब जांच एजेंसियों के घेरे में आते हैं वो चुनाव आयोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, महाराष्ट्र का चुनाव लोकतंत्र पर कलंक है। संजय राउत कह रहे हैं राहुल गांधी ने सच कहा, महाराष्ट्र का चुनाव हाईजैक किया गया। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि हां मैच फिक्सिंग हुई है। नीरज कुमार प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो कहते हैं आप चुनाव जहां जीते वहां चुनाव आयोग ठीक, जहां हारे वहां चुनाव में गड़बड़ी। तो चुनाव में बिहार में क्या खेला होने वाला है, पर इस खेल में कुछ और कड़ियां भी जुड़ती हैं। यह मेक और ब्रेक चुनाव भी हो सकता है इंडिया गठबंधन के लिए। एनडीए वो खेमा तो अपनी मजबूती दिखा रहा है आज, बल्कि ये खबर भी आई, हालांकि मैं उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता नहीं हूं, पर सूत्रों के हवाले से वो खबरें प्लांट की जाती हैं। खबर ये आ रही है कि एनडीए का सीट फॉर्मूला तैयार हो गया है, सीटों का बंटवारा भी हो गया, जिसमें जेडीयू 102 से 103 सीटों पर लड़ेगी और बीजेपी 101 से 102। एलजेपी रामविलास पासवान गुट 25 से 28, जीतन राम मांझी की पार्टी 6 से 7, आरएलएम 4 से 5। दूर की कौड़ी दिखती है मुझे, मैं गलत हो सकता हूं पर मैं ये कह रहा हूं। पर उधर इंडिया गठबंधन में तो सीट शेयरिंग की तो बात दूर, अभी साथ साथ आने को तैयार नहीं। राहुल गांधी अपना चले जा रहे हैं, कन्हैया कुमार ने कुछ रोड शो किए हैं, पदयात्राएं की, उसमें चले गए, पर तेजस्वी यादव वहां नहीं गए। तो राहुल और तेजस्वी अभी साथ साथ दिखे ही नहीं है और हर कोई वहां पर ताल ठोक रहा है। वाम खेमा कह रहा है हमें 70 दो, कांग्रेस कह रही है 70 से नीचे हम नहीं मानेंगे। 19 सीटें पिछली बार आई थी, 70 के करीब दी थी, आरजेडी ने कमजोर कड़ी कांग्रेस साबित हुई थी, पर कांग्रेस इस बार अपनी मजबूती का दम भर रही है, वो हर कोई भरता है। तो क्या इंडिया में सब कुछ ठीक है? वैसे एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ हो गया हो, पर जेडीयू और नीतीश कुमार आगे मुख्यमंत्री बन पाएंगे, इनके स्वास्थ्य भी एक समस्या है। ऐसे में चिराग पासवान ताल ठोक रहे हैं मैं भी चुनाव लड़ूंगा, वो मुख्यमंत्री के लिए भी दांव आजमाते दिखाई देंगे क्या? और जेडीयू उनकी पहलकदमी चहलकदमी को किस तरीके से देखेगी? पिछली बार उसका यह मानना है कि चिराग पासवान ने नुकसान किया, तो खेल दिलचस्प हो रहा है। इसी पर आज का सीधा सवाल, महाराष्ट्र वाला डर राहुल को बिहार में आया नजर, या डर रहे हैं कि हार हो जाएगी और सिंदूर पर घमासान तय करेगा बिहार का परिणाम? यह शौर्य सेना का वो तो था, पर राजनीतिक नफा नुकसान कौन उठाएगा वो भी तो लाख टके का सवाल है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से अश्वनी शाही, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, एलजेपी रामविलास पासवान गुट, इनका जिक्र किया मैंने अभी, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव, वरिष्ठ पत्रकार सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं आशुतोष, और एक और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। तो अतुल लोंडे पाटिल 7 महीने बाद भी अभी भी महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं जी, मैच फिक्सिंग हो गई, मैच फिक्सिंग हुई है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है, या इशारा ये करके कि बिहार में भी ऐसा खेल कहीं ना कर दे एनडीए। आप पहले से ही अपनी हार की भूमिका और कारण तैयार करने लगे हैं क्या? संदीप जी देखो, अभी ऐसा एक नया पैटर्न चला है, सवाल पूछा तो देशद्रोही, पाकिस्तान चले जाओ, और आजकल चुनाव आयोग ने जो धांधलियां और गड़बड़ियां की है उसके ऊपर उंगली रखो तो आपको हार का डर है क्या? ये नया नैरेटिव जो है, ये बीजेपी को मुबारक। सच कहना और सवाल पूछना लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है, वो हम कर रहे हैं। अभी मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं, कोई ऊपरी ऊपरी बात नहीं की है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन दे रहा है ना,
ऊपरी ऊपरी सवाल के जवाब, ये डिसरिस्पेक्ट टू लॉ है। सवाल पूछना डिसरिस्पेक्ट टू लॉ है। क्रोनोलॉजी समझो ना आप। चयन समिति की जो न्यूट्रलिटी थी, जो तटस्थता थी, उसमें से चीफ जस्टिस को निकाल दिया आपने सर्वोच्च न्यायालय के, और छोटा भाई मोटा भाई जो मेंबर बन गए, तो फिर तो उनको मनचाहा जो चाहिए, फिर शायर हो, कवि हो, उसे काम करना हो ना हो, वो चुनाव आयोग का मुख्य आयुक्त बन सकता है। हमें जब गए थे हमारे लोग, मैं खुद लोकसभा में महाराष्ट्र का कंट्रोल रूम का चेयरमैन था, तो सारे आंकड़े मेरे पास भी थे। 2009 में 5 बजे 60% वोटिंग हुआ था। फाइनल वोटिंग आया 59.40%, -50% हुआ फाइनल आंकड़ा। 2014 में 62% हुआ, फाइनल आंकड़ा 63.08 यानी 1.08% बढ़ा। 2019 में 60.46% वोटिंग हुआ 5 बजे, फाइनल वोटिंग आया 61.10% यानी 0.64% ज्यादा हुआ। 2024 में लोकसभा हारने के बाद जो दो चीजें हुई, उसमें पहली चीज यह है कि 58.22% से डायरेक्ट 66.05%, 7.83, और वो भी जो वोटिंग बढ़ा है लोकसभा में और हमने विधानसभा में कंपेयर किया तो 12,000 बूथ पर 85 शायद आधा दर्जन बार। सुनिए ना अतुल भाई देखिए, ये आप पहले भी आए हैं, ये हमने दर्शकों को पूरा तफसील से बताया बिना एक चीज छिपाए। ये आधा दर्जन बार आप बात कह चुके हैं। चुनाव आयोग का जवाब भी तो, उस पर भी तो नजर डालनी पड़ेगी ना। वो कह रहे हैं कि औसतन हर घंटे 58 लाख मतदाता वोट डाल रहे हैं। 2 घंटे, आखिरी 2 घंटे जिसमें आप कह रहे हैं 76 लाख वोटर कैसे वोट डाल सकते हैं, और वो तो रात के 1:30 बजे तक चलता। वो आपके सवाल अपनी जगह है, वो कोई चीज यहां पर चोरी छुपा कुछ नहीं होता। पर एक मिनट सुनिए ना, अरे सुन तो लीजिए अतुल भाई। 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस के सामने हमने सारे तथ्य रख दिए। चुनाव आयोग ये कह रहा है तो गलत जानकारी दे रहा है क्या? आपको सब कुछ बता दिया, अब आप नहीं मानने को तैयार, क्या करे चुनाव आयोग? नहीं, ऐसा है संदीप जी कि हमने 76 लाख वोट 12,000 बूथ पर बढ़े हैं 85 कॉन्स्टिट्यूंसी में। जहां लोकसभा में हारे थे, विधानसभा में जीत गए, वो वोट बढ़ने की वजह से, फर्जी वोटिंग होने की वजह से। तो आपको वीडियो शूटिंग देने में क्या तकलीफ है 5 बजे के बाद की? महाराष्ट्र में तो मैंने भी बहुत सारे बूथ पर नागपुर में देखा है, वहां तो 6:30 बजे के बाद तो कोई भीड़ ही नहीं थी। फिर कैसे वोटिंग बढ़ गया? पूरे महाराष्ट्र से हमने जानकारी ली, कोई जगह से ऐसा नहीं आया कि रात को 8 बजे तक वोटिंग चल रही है, 9 बजे तक वोटिंग चल रही है। और 76 लाख वोट को अगर डिवाइड करेंगे आप 12,000 बूथ पे, तो 600 वोट प्रति बूथ, जो वैसे भी नहीं होता है। तो ये लोग कह रहे हैं कि 600 वोट हुआ है, जिसके 1 मिनट भी पकड़ लो तो 10 घंटा ज्यादा लगेगा। तो क्या रात के सुबह के 3 बजे तक वोटिंग चल रहा था? सवाल का जवाब नहीं है। 24 दिसंबर को मुझे पता है नाना पटोले जी भी गए थे। 7 महीने हो गए, 24 तारीख को गए थे दिसंबर में, तब सवाल उठाते, अदालत में जाइए, सड़क पर प्रदर्शन कीजिए। आज देखिए टाइमिंग, अतुल भाई 1 मिनट सुनिए ना, टाइमिंग इज ऑफ अ सेंस इन पॉलिटिक्स। कोई भी चीज किस वक्त पर की जाती है उसके मायने होते हैं। यहां पर चिराग पासवान कह रहे हैं पहले से ही हार स्वीकार ली है। अब नाम बिहार का नहीं लिया राहुल गांधी ने पूरे आर्टिकल में, पर दरअसल बिहार के बारे में कह रहे हैं वहां पर भी अब ये यही करेंगे। हथियार डाल दिए हैं क्या? संदीप जी, अगर चुनाव आयोग को हम बोल रहे हैं कि आप 2024 के लोकसभा के और 2024 के विधानसभा के दोनों के आंकड़े डाल दीजिए, ओपन फाइल डाल दीजिए, जो कोई भी देख सके। क्यों डालने से डरते हैं? जब सही है तो, जब इसके बाद भी होगा तो वो आंकड़े आप डालोगे। ऐसा अगर हम वचन चाहते हैं चुनाव आयोग से तो वो हमारा अधिकार है। क्यों डरता है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग से कहे हम 5 बजे के बाद का वीडियो शूटिंग आपको अगर सारे सवाल आप ही उठाते घूमते रहते हैं। वो उद्धव ठाकरे साथ नहीं आते, शरद पवार क्यों खामोश बैठे हैं? थोड़ा बहुत शुरू में बोले, उसके बाद नहीं बोल रहे हैं। ये अकेला चलो, अकेली लड़ाई लड़ती दिखाई दे रही है कांग्रेस और खास राहुल गांधी। देखिए, जो सच की लड़ाई है ना, सवाल अगर गलत है तो चुनाव आयोग हमारे सवाल गलत है सिद्ध कर दे। हम तो कोर्ट में भी गए हैं, हमने मोर्चे भी निकाले हैं और हर वक्त वो बात सामने रखी है। अब तो तेलंगाना में इतनी जबरदस्त जीत हासिल की, कर्नाटक में जीत हासिल की, हिमाचल में आप जीते, वो भी फर्जीवाड़ा हुआ था। ऑडियो आ रहा है अभी? थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत आ गई है, लेकिन ये सवाल तो अभी ही पूछा जाएगा। पर राजीव रंजन, चुनाव आयोग सीधे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे देता? 5 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज जो है, जो पूरी की पूरी वोटर लिस्ट है, ये जानकारी तो सामान्य जानकारी है, ये तो वैसे भी मिलनी चाहिए। कानून बदल दिया चुनाव के बाद सरकार ने कि सीसीटीवी फुटेज देनी मैंडेटरी नहीं होगी।
तो कहीं ना कहीं कुछ छिपाने की कोशिश तो है, दाल में कुछ काला तो है। संदीप जी, हाँ, देखिए, एक बात आरोप लगाने वाले लोगों से ये जरूर पूछना चाहिए कि इस देश में आज़ादी के 73 वर्षों तक इलेक्शन कमीशन सीधे सरकार नियुक्त करती थी। सरकार को विपक्ष के नेता की असहमति की भी आवश्यकता नहीं थी दर्ज करने की, वो सारे फैसले खुद लेते थे। और एक उदाहरण है एक निरंकुश सरकार के मुखिया के तौर पर, जब इंदिरा जी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ने के सवाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब फैसला दिया, और ये 12 जून 1975 का फैसला है, इस देश के बाद भारत का इतिहास, इस घटना के बाद इस देश का इतिहास बदल गया। एक नई दिशा इस देश को मिली और उसका इमरजेंसी का ऐलान हुआ। और लोकतंत्र की बहाली के लिए इसी बिहार की धरती से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शंखनाद हुआ और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब सवाल यह है कि कांग्रेस का ये नया अवतार है राहुल जी, जिनको संविधान, सबसे ज़्यादा उनकी चिंता संविधान को लेकर है। संविधान की निर्मम हत्या कांग्रेस ने की, लोकतंत्र की दुहाई बार बार देते हैं। उन्होंने इसके गला को घोटने वाले अपने पुरखों को बार बार महान बताया, लेकिन प्रेस की आज़ादी, न्यायपालिका के पर कतरने, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को सवाल खड़े करने के बजाय अपने पापों के लिए ये पहले प्रायश्चित करना चाहिए। अच्छा, जो सवाल जो पूछे जा रहे हैं उनके जवाब तो आप सारे दे ही देते दौरान, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, भाई ये संघर्ष विराम किन शर्तों पर हुआ वो बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं मैंने मध्यस्थता की, उसको खारिज, उसको सीधे सीधे ये कहना कि भाई झूठ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बातें क्यों नहीं कही जा रही? सरकार कौन सी चीजों के जवाब दे देती है? देशद्रोही करार दे देती है कोई सवाल पूछे तो। देखिए, मैंने तो कभी आपको ये आपत्तिजनक टिप्पणी किसके खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं की। नहीं, मैं तो जगत प्रकाश नड्डा की बात कर रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बारे में कहा नरेंद्र का सरेंडर, हाँ, बिल्कुल गलत कहा। उसे देशद्रोही भी बताया गया उस बयान पर राहुल गांधी को जेपी नड्डा द्वारा, पर जेपी नड्डा ने 47, 48, 1960, 1962, 1965, 1971 न जाने कितने वाक्यों का जिक्र किया। 2008 का 26/11 का हमला कि सरकारों ने सरेंडर किया, तो सारी सरकारें दब्बू डरपोक थी, देश सरेंडर कर रहा था। वो अपमान नहीं होता, वो देशद्रोह नहीं होता। नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं कि अगर 1965 के नायक लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और निसंदेह थे, देश ने उनको श्रेय दिया, विपक्ष ने भी उनको श्रेय दिया। इंदिरा जी 1971 की नायक थी और 1971 की उस प्रचंड जो जीत, जिस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उसका श्रेय भी इंदिरा जी को मिला। सेना की भूमिका 65 में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, 71 में भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। और आज अगर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान बेनकाब हुआ है, पाकिस्तान के सामरिक सेना के शौर्य और पराक्रम का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है ना राजीव जी। देखिए, एक बात मुझे बताइए, 1971 का जो श्रेय इंदिरा जी को मिला, क्या उस समय जगजीवन राम जी को मिला? वो देश के प्रतिरक्षा मंत्री थे। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को वो मिला, जिनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने 93 लाख पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा को कितने कांग्रेस के नेता याद करते हैं? का ही जिक्र आपने बड़ा अच्छा किया। एक मिनट राजीव जी, 1971 में जब पाकिस्तान 2 हिस्से हो गए, बांग्लादेश बन रहा था, सीधे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद को संबोधित किया, देश को संबोधित किया। यहां पर विशेष सत्र भी नहीं बुलाने को तैयार सरकार, पहले से ही तारीख तय कर दी, 47 दिन पहले बता दिया कि मानसून सत्र होने वाला है। तो कुछ सवालों के जवाब तो देंगे ना, वरना फिर राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप तो लगेंगे। और बिहार में ही एक बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री ने बयान दिए हैं। देखिए संदीप जी, ये इतना संवेदनशील मसला है
कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जब सेना के तीनों अंगों के जो जो बड़े ऑफिसर्स थे उन्होंने लगातार ब्रीफिंग की, सेना के अधिकारियों और एमईए के स्पोक्स पर्सन की भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एमईए के स्पोक्स पर्सन ने भी प्रेस ब्रीफ किया और सर्वदलीय बैठकें 2 बार हुई। अटल बिहारी वाजपेयी तमाम ने जानकारियां 1962 लगातार में पब्लिक डोमेन में है, विशेष सत्र की दस्तावेजी मांग सबूत की। दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू माने, भारत वो जंग हार रहा था, घेराबंदी हुई, पाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ। अब यहां पर कोई सवाल पूछ लो तो सेना के शौर्य का अपमान किया जा रहा है। तो आप भाई 48 में आपने ऐसा कर दिया, 60 में सिंधु जल संधि कर दी, 62 में चीन से हार गए, वो दर्रा दे दिया 65 में पाकिस्तान को, 71 में युद्धबंदी क्यों वापस कर दिए पाकिस्तान के। तो सेना के शौर्य पे तो यहां भी सवाल उठा दिए, वो जेपी नड्डा उठा रहे हैं। देखिए, अगर आप देश के प्रधानमंत्री को नरेंद्र सरेंडर कहेंगे और बार बार अगर आप डिप्लोमेसी में 2 बातें, मैं डिप्लोमेट तो नहीं हूं, डिप्लोमेट्स होते तो शायद इसकी तस्दीक कर पाते कि अगर मार्क रूबियो की बात इस देश के विदेश मंत्री से हो रही थी, जीडी वैंस की बात अगर प्राइम मिनिस्टर से हो रही थी, तो कूटनीति को अगर आप इस नज़रिए से देखिए कि संघर्ष के जो दौरान दुनिया के अनेक तो ट्रंप मुल्कों से झूठ बोल रहा है, ये कूटनीतिक कहने की संबंध जरूरत बन नहीं, रहे थे, सरकार को लगातार बिना लाग संवाद हो लपेट रहा था। क्लियर सीधे सीधे इस बात को तो- कहने में क्या दिक्कत है, वरना सवाल खड़े होते हैं ना। देखिए, अगर नहीं, सवाल ये है, ये बलयुद्ध तो नहीं है। आपके बैक चैनल्स जो डिप्लोमेसी है, आप बैक चैनल्स के जरिए बोल रहे थे, तभी तो ट्रंप बार बार अपने बयान भी बदल रहे थे। नहीं, अब तो और रूस भी ट्रंप जुड़ के गया ना। बड़बोलेपन के व्लादिमीर अनेक पुतिन उदाहरण के पूरी सलाहकार दुनिया के ने भी सामने कह हैं। दिया कि नहीं, वो तो मैंने- डोनाल्ड ट्रंप के निजी दखल की वजह से सीज फायर हुआ। मैंने सुना है, मैंने उनका बयान भी सुना है, ट्रंप के एड का भी बयान सुना है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर संघर्ष या युद्ध जैसे स्थितियों में अगर कोई देश या 2 देश हैं, तो दुनिया के अनेक मुल्कों से पाकिस्तान भी संपर्क कर रहा होगा, भारत भी कर रहा होगा। इस संवाद को अगर मध्यस्थता का नाम अमेरिका देना चाहे तो इससे एतराज तो ये है। बात साफ और ये कर दे ना, अपोजिशन के सरकार लीडर के ये तौर साफ पर कर दे, पर यहाँ पर राहुल ठीक गांधी है। का ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। तो ताली एक हाथ से बज रही है क्या? जेपी नड्डा के बयान के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर आप बयान बार बार देंगे और सरकार के खिलाफ, सरकार के मुखिया के wrongs don't खिलाफ make a right, तीसरी मतलब आपने बार प्रतिक्रिया दे दी, एक फिर हाई मॉरल अभूतपूर्व ग्राउंड किस जनादेश बात के का? साथ। जब आप देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं और आप सबको, पूरा देश ही सरेंडर करता घूम रहा था, सारी ताकत देश की आई है 2014 के बाद, अब आप वैसा नैरेटिव भी गढ़ेंगे तो ये तो आप अपमान कर रहे हैं देश का भी, पुरानी सारी सरकारों का। मुझे ऐसा लगता है कहीं तो इस पर विराम लगना चाहिए। हाँ, और देश का जो एक गौरवशाली एक अध्याय है, ये कहीं ना कहीं वो देश की पाकिस्तान गरिमा भी हमें जो बरकरार आज रखनी होगी। बैकफुट पर होना चाहिए था, हाँ, रखनी होगी। वो रखनी और होगी। आप देश के जो लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वही तो दोनों पाकिस्तान तरफ उनका से इस्तेमाल भी कर रहा है। नहीं तो और मुझे लगता है हाँ, अब ये हर चीज में कि पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा मैं है। 30 सेकंड में खत्म करूंगा। सर, अभी मेरे 4 मेहमान बचे हुए हैं, प्लीज मैं राजीव 30 भाई, सेकंड में- राजीव भाई अब प्लीज, अब कंचना यादव को लेकर आइए स्क्रीन पर। कंचना, कुल मिलाकर कहानी राजनीतिक नफे नुकसान की है। ये सिंदूर का घमासान यही तय करेगा ना बिहार का परिणाम, इसलिए बिहार से ही सबसे ज्यादा जो सरेंडर की बात और झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप क्यों नहीं बोलते, प्रधानमंत्री हम किसी भी कोने में छोड़ेंगे नहीं नातंकियों को, वो चेतावनी देते हैं, फिर आकर काराकाट में 30 तारीख को कहते हैं कि देखिए अभी तो तर्कश में से एक तीर निकला है। ये तीर चलते रहेंगे ना चुनावी परिणाम आने तक। नहीं संदीप जी, जैसे राजीव जी ने कहा कि गैर जिम्मेदार, हमें लगता है कि
देश में अगर कोई जिम्मेदार है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो कोई जवाब देना चाहते हैं नहीं। अगर हम सवाल पूछे तो हम गैर जिम्मेदार हो गए, और ये बहुत अच्छा ट्रेंड इन्होंने निकाला है 2014 के बाद। मोदी जी से सवाल पूछिए, आप तो देशद्रोही हैं, आप तो देश विरोधी हैं। अगर आप अभी जैसे ये ना 1997 से आज तक ये कहते चले आए हैं कि जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। अब यही सवाल जब पूछ लिए राहुल गांधी जी, क्या आपने बिहार को कैपिटल बना दिया, तो ये क्या क्राइम कैपिटल बना दिया, तो ये कहते हैं कि ये तो बिहार विरोधी हैं, बिहार के खिलाफ है। अरे भाई 1997 में जिस घटना को आज भी कहते हो, वो घटना जानते हैं क्या था? वो घटना यह था कि पटना में जल जमा हो चुका था, और हर साल होता है, आज भी होता है। उसमें कोर्ट ने समन किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और उनके ऑफिसर्स को, डाटा कि ये सब क्या है, क्यों नहीं सही करवा रहे, जंगल राज बना रखे हो क्या? कभी कोर्ट ने लालू जी के खिलाफ, उनकी सरकार वो के जनता खिलाफ भी और जानती है। राबड़ी देखिए के खिलाफ कंचना, नहीं बोला था। अब इसमें लेकिन रफू आपने- करना चाहोगे आप, लालू राज को कहेंगे कि जंगल राज नहीं था, शादी हो रही है घर में, वहां सारे शोरूम से गाड़ी उठा ली जाए, जो खुलेआम गुंडागर्दी सड़कों पर होती थी, वो बिहार वाकिफ है उससे। उन बातों पर आप पर्दादारी ना सुन कीजिए। लीजिए, पर्दा 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 हम तब डालेंगे जब ऐसा कुछ होगा संदीप जी। और दूसरी बात कि अगर आप इतने समय से बिहार को जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज कहते हो, तब बिहार का अपमान नहीं हो रहा था। अगर राहुल गांधी जी ने सेम बात कह दी कि आपने क्राइम कैपिटल बना दिया, हर रोज क्राइम होता है, हर जगह क्राइम होता है, तो बिहार का अपमान हो गया। तो ये जो आपने पैटर्न बना रखा है ना कि हम सरकार से सवाल पूछ ले तो हम देश विरोधी हो गए, और राहुल गांधी जी बिहार सरकार से सवाल पूछ ले तो बिहार विरोधी हो गए। इस पैटर्न को बंद करिए। नहीं, ये पर और ये इस तरह- महाराष्ट्र मैच फिक्सिंग यकायक कैसे याद आई राहुल गांधी को? बिहार में हथियार डाल रहे हैं क्या पहले से ही? ये हथियार डालने की बात है ही नहीं, ये तो सवाल है सीधा। और सिर्फ बिहार के लिए नहीं, आगे आने वाले जो चुनाव होंगे, यूपी में होंगे, अदर जगहों पर होंगे, सेम सवाल पूछा जाएगा। इलेक्शन कमीशन वही है कि आप जब आपका इन्फ्लेट हो जाता है वोटर रोल्स में नाम, और आप जब टर्न आउट नहीं बताते हो, और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जब वहां से आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा देते हो, तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसमें ट्रांसपेरेंसी की नहीं, कमी सवाल है। तो बिहार और को आप- लेकर भी है ना कंचना। एनडीए का तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लगभग तय होता दिख रहा है, गठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है। आप तो साथ आने को तैयार नहीं, राहुल गांधी तेजस्वी साथ नहीं दिखते, कन्हैया कुमार अपना निकाल रहे हैं मार्च, कोई आरजेडी का नेता नहीं जाता। हो क्या रहा है? संदीप जी- इंडिया में भय है क्या? नहीं संदीप जी, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि 15 दिन पहले हमारी एक कमेटी बनी है। हर कमेटी कि कौन मीडिया संभालेगा, कौन सोशल मीडिया संभालेगा, कौन ग्राउंड पे संभालेगा, कौन मैनिफेस्टो संभालेगा, और उसमें हर पार्टी के लोग हैं। ये कमेटी पूरी तरह से बन चुकी हुई है। और जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, तो सीट शेयरिंग ना सूत्रों के हवाले से आपके पास नहीं आएगी, हमारे हवालों से आएगी, हमारे पार्टी के हवालों से आएगी। तो जहां तक बात इंटैक्ट और गठबंधन की है, तो इंटैक्ट सबसे ज्यादा अभी साथ इंडिया क्यों नहीं दिखते गठबंधन, तेजस्वी और महागठबंधन राहुल है। गांधी? ये कांग्रेस की रैली है, कांग्रेस भी तो अपने आप को मजबूत करेगी ना। पिछले बार का जवाब अभी तक दे रही कांग्रेस की, आखिर में क्यों कम सीटें आई, क्यों सरकार नहीं बन पाई? तो कांग्रेस की जिम्मेदारी, कांग्रेस के कंधों पे जिम्मेदारी इस बार ज्यादा है, और उसको अपने आप को प्रूव करना है और सरकार बनाने में मदद करनी है। अंतर तो कलह अगर वो चल अपनी रही है रैली- क्या? वाम खेमा कह रहा है हमें दो 70, कोई और क्यों कह रहा है नहीं मुझे कहेगा? दो 70, सब अभी तो बंदरबांट चल रही है, खींचतान चल रही है, क्यों? जोर आजमाइश हो रही है। क्यों नहीं कहेंगे? हर पार्टी के अपने कैडर होते हैं, हर पार्टी के लोग होते हैं जिनका एम्बिशन होता है चुनाव लड़ने का, और पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनके लिए जो है कि सीट मांगे। अगर वो मांग रहे हैं तो उसमें कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फाइनल क्या होगा वो सूत्रों के हवाले से नहीं, वो हमारी पार्टी को चलिए, official हवाले ये से बात मीडिया को आपकी मिल जायज जाएगी। है, पर यहां पर अश्वनी शाही, चुनाव आयोग और हमारे दर्शक भी ये सवाल पूछ रहे हैं, जो ये बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं कि भैया पूरी की पूरी वोटर लिस्ट जो है उसको सार्वजनिक कर दो, 5 बजे के बाद सीसीटीवी फुटेज, वो कानून बदल दिया आपने महाराष्ट्र के चुनाव के बाद। ये जानकारी अगर सार्वजनिक मंच पर आ जाए तो चुनाव आयोग पर जो सवाल उठ रहे हैं या जो साइंटिफिक रिगिंग के आरोप विपक्ष लगा रहा है आप पर, आपकी पार्टी पर, वो अपने आप औंधे मुंह गिर जाएंगे। संदीप जी देखिए, विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, मगर मैं 2-4 बातें कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी चूंकि राजनीतिज्ञ हैं लेकिन अभी अपरिपक्व ही रहते हैं। अच्छा। उनको ये सब चीज़ें अपनी दादी से छोटे थे तभी से किस्से के रूप में सुन लेना चाहिए कि किस तरीके से बिहार में बूथ लूटे जाते थे। 42 बार आप जो है कोर्ट गए और ईवीएम पर डांट सुनकर वापस आए।
पेगासस पर डांट सुने, राफेल पर सुप्रीम कोर्ट से डांट सुने, अभी सावरकर पर डांट सुन के आ गए, और उसके बाद भी एक चादर ओढ़ लिया है कांग्रेसियों ने जिसको बेशर्मी की चादर कहेंगे। किस तरीके से टीएन शेषन साहब के पर कतरने का काम इन लोगों ने किया। राजीव जी ने काफी चीजें बताई कि सचिव की तरह चुनाव आयुक्त रखे जाते थे। तो अभी इनको जिस तरीके से पारदर्शिता है, ये हमारे दर्शक की सवाल पूछ कोई रहे गलत नहीं है। नहीं सवाल नहीं, वो पूछ रहे हैं भाई ये जानकारी हाँ। मांगी जा रही है, वही मैंने पूछा। दर्शक भी ये पूछ रहे हैं अश्विनी कि वो जानकारी कर दो सार्वजनिक, उसमें दिक्कत क्या है? आपकी बातें अपनी जगह बिल्कुल जायज हैं। अखिल प्रताप सिंह दिल्ली वासी हैं, वो यही सवाल पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव पर चुनाव आयोग पूरी तस्वीर सार्वजनिक क्यों नहीं करता? आपने 2 बार ये बात कही, 24 दिसंबर की बात आपने कहा, वो पूरी सूचना ईसी की वेबसाइट पर लोडेड है। दूसरा कहना चाहता हूं कि जो सवाल पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश में ऐसे ही सवाल उठाए गए थे। मध्य प्रदेश में 90 विधानसभाओं में कमेटी बनाकर बीएलओ घर घर जाकर चेक किया और कांग्रेस को वहां पटका नहीं मिली, कोई वो सूचना नहीं मिली। समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 20,000 यादव और मुस्लिम वोट काटने का आरोप लगाया था, लेकिन सबूत के साथ जब नोटिस आया कि सबूत के साथ आप पेश करिए, नहीं पेश कर पाए सबूत, नहीं बता पाए कि 20,000 कहां से कटे हैं। तो इन लोगों का यही काम है, आरोप लगाना और भाग जाना। आरोप अच्छा, ये अब आपने 2 बातें कही अश्विनी भाई। एक आपने परिपक्व शब्द इस्तेमाल किया कि परिपक्वता नहीं आई है राहुल गांधी में, अभी इंदिरा गांधी से, अपनी दादी से सीखना चाहिए वगैरह वगैरह। मुझे लगता है पर वो उन्होंने सीख शायद आपके वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी, वही है ना अभी वरिष्ठतम नेता बीजेपी की, गलत तो नहीं कह रहा हूं जी? शायद उनसे सीखी है। ये देखिए दर्शकों और अश्विनी शाही तो जानते हैं, ये 2009 में एक किताब आई, किताब का नाम है डेमोक्रेसी एट रिस्क, खतरे में प्रजातंत्र, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, क्या हम ईवीएम पर भरोसा कर सकते हैं। ऊपर क्या था इस किताब के लिखा हुआ, शॉकिंग एक्सपोजे ऑफ द इलेक्शन कमीशंस फेलियर टू अश्योर द इंटेग्रिटी ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। सनसनीखेज खुलासा चुनाव आयोग की नाकामी का और ईवीएम का। लिखी किसने दर्शकों ये किताब? अश्विनी भाई तो जानते ही हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव। प्रस्तावना इसका फॉरवर्ड किसने लिखा? लाल कृष्ण आडवाणी। और कहा कि जर्मनी जैसे विकसित मुल्क भी ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते भाई। तो या तो मैं मानूं कि 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी में परिपक्वता की कमी थी। नहीं, इसका जवाब ले लीजिए प्लीज। आडवाणी जी ने सिर्फ इस पर उठाया, समय का फेर देखिए कि उस समय क्या परिस्थितियां थी जब चुनाव आयोग ने उस समय कहा और बताया, साबित किया 42 बार की हैक नहीं हो सकती। हमने भी मान लिया। राहुल गांधी तो रोज कहते, मैं कह रहा हूं ना, 5 बार तो सुप्रीम कोर्ट से डांट सुन चुके, और उत्तर प्रदेश में उनका कोई वोट बैंक नहीं है, बिहार में कुछ है नहीं, पिछलग्गू है आरजेडी के। तो क्या स्थितियां, कैसे आज चुनाव में हार मान चुके हैं वहां। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो सवाल उठा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, एक छोटा सा मेरा सवाल है, जरा आप भी कर लीजिएगा। 26/11 के बाद क्या घटना हुई थी? हमने उरी, बालाकोट और पठानकोट के बाद तो घर में घुसकर मारा, पहलगाम में घर में घुसकर उड़ा दिया, लेकिन 26/11 के बाद इन्होंने 700 करोड़ रुपए क्यों दिए थे? सवाल तो ये बहुत करते हैं, कांग्रेसियों ने पाकिस्तान को 700 करोड़ रुपए क्यों दिए? बहुत सही ये सवाल परिपक्वता की कमी थी। अच्छा, तीसरा परिपक्वता आते हैं तो आज की सरकार की परिपक्वता का भी थोड़ा सा, अब आपने 26/11 का जिक्र किया, 26/11 के सारे आतंकिया तो मार लिए गए या पकड़ लिए गए? कसाब, गलत तो नहीं जानकारी दे रहा हूं? यहां 47 दिन हो लिए। नहीं, एकदम सही है, 47 दिन हो गए, वो 4 आतंकी कहां खो गए? मिलेंगे वो आतंकी? पुलवामा के आज तक मिल पाए वो आतंकी? कि वो कौन 180 किलो आरडीएक्स लेकर हमारे 40 सीआरपीएफ के जवानों ने जो शहादत दी, उसका जिम्मेदार कौन था? वो आतंकी पकड़े गए कभी?
एकदम संदीप जी बढ़िया सवाल है आपका, मगर मैं भी पूछना चाहता हूं। नहीं, सवाल का जवाब दीजिए, फिर पूछने लगे। बम ब्लास्ट, अब एक सवाल का जवाब, दूसरा सवाल नहीं, जवाब सुन लीजिए संदीप भाई, जवाब सुन लीजिए प्लीज। ये तो बताइए वो 4 आतंकी कहां चले गए? ना, आपके शब्द मेरे मुंह में नहीं आ सकते। वो तो आएंगे नहीं, वो आपकी मर्जी है। आतंकियों ने मैंने और आपने तो बम ब्लास्ट 4 आतंकी कहां चले गए? पुलवामा के आतंकी कहां चले गए? यूपीए की थी, क्या किया उन्होंने? नहीं ठीक है, एक सवाल का जवाब, दूसरा सवाल नहीं। ऊपर मार चुके आशुतोष को लाइए स्क्रीन पर। ठीक है, शुक्रिया। सवाल का जवाब, सवाल सुनने के लिए थोड़ा मैं आपको बुलाता हूं, जवाब दीजिए ना आशुतोष। सवालों के जवाब मिल रहे हैं क्या? इसी से सवाल, सिर्फ आशुतोष स्क्रीन पर, पीसीआर जी संदीप। ये थोड़े हमारे पीसीआर वाले भी, इनको भी मजा आता है कई बार। संदीप देखिए, जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं वो उन्होंने डेटा के आधार पर उठाए हैं, और इलेक्शन कमीशन को डेटा के आधार पे, आंकड़ों के आधार पर उसका जवाब देना चाहिए। 24 दिसंबर को चुनाव आयोग कह रहा है सारे तथ्य तो सामने रख दिए, अब आपका रिकॉर्ड ही किसी चीज पे अटक जाएगा, उसकी जिम्मेदार तो चुनाव आयोग नहीं हो सकता ना आशुतोष? नहीं, देखिए मैंने आज भी चुनाव आयोग का रिएक्शन देखा है, और देखिए ये सवाल सिर्फ ये जो इलेक्शन कमीशन का बहुत ही कैलस एटीट्यूड है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, जिसके इलेक्शन कमीशन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भाई कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी है, 22% वोट उसके पास है, लीडर ऑफ अपोजिशन आपसे सवाल कर रहा है लिख के, आप उसका जवाब नहीं देना चाहेंगे? भाई 3 सवाल है जिसके जवाब क्यों नहीं देता इलेक्शन कमीशन कि 2014 से लेकर 2019 तक जो है तो सिर्फ मतलब 31 लाख वोट बढ़ते हैं, और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव नहीं, ये 2009 के जो चुनाव हुए ना आशुतोष, यहाँ पर मैं 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 2009 में लोकसभा चुनाव हुए और उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, तब भी 40-45 लाख का इजाफा हो गया था। हमारे पास एक प्रेसिडेंट है इसमें। ठीक है, मान लिया आपकी बात, बट इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए ना, कि नहीं देना चाहिए? आप ये बताइए, जब वो कहते हैं कि जब प्रोविजनल टर्न आउट रेट है वो 1% के आसपास बढ़ता फाइनल के बीच में, यहां लगभग 8% बढ़ गया। तो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ने अगर सवाल पूछा है तो आप जवाब दीजिए ना उसका। आप राजनीतिक पार्टी थोड़ी है कि आप बयानबाजी करके निकल जाएंगे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि जब हरियाणा का प्रश्न उठा और हाईकोर्ट मामला गया, तो ये जब हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप वीडियोग्राफी दिखाइए, सीसीटीवी कैमरे लेके दिखाइए इलेक्शन कमीशन से, तो कानून बदल दिया। सरकार ने कानून ही बदल दिया। तो क्यों आपने कानून बदल दिया? और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा है कि सिलेक्शन ऑफ द इलेक्शन, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, आप फैसला बदल देते। तो मेरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ने सवाल पूछा है और सरकार जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल रही है, हाईकोर्ट के फैसले को प्रियम्प्ट करने की कोशिश कर रही है, तो फिर सवाल तो उठेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, इन सवालों के जवाब लेते हैं, वकील भी हैं और नेशनल स्पोक्स पर्सन तो हैं ही, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं एलजेपी के। ए.के. वाजपेयी, सवाल उठते हैं हरियाणा को लेकर, कानून ही बदल देती है, सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे जी 5 बजे के बाद की, चयन प्रक्रिया में बदलाव हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए, वो बदल दिया जाता है। तो इन सवालों के जवाब कौन देगा, या ये गैर जरूरी है? हम तो सवालों के जवाब 2011 से दे ही रहे हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं दिया? अभी आप आधे घंटे से ये सब इनसे पूछ रहे हो, ये मैंने निकाला है। The Election Commission of India has released a comprehensive set of 42 statistical reports for the Lok Sabha election 2024. मैंने जो देखिए आज हो क्या रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा। मैं पूछ कुछ रहा हूं, जवाब कुछ और दिया अभी सबका कानून बदला गया कि नहीं, पहले सीसीटीवी फुटेज देनी होती थी 5 बजे के बाद की भी, ये मांगी जा रही है, दे दो। अच्छा एक बार सुनिए ना, कितने बदल दिया ना, कितने पोलिंग बूथ है पूरे? फिर 12,000 1 लाख के हम इनको मान लो वीडियो कलेक्शन करके दें। अच्छा, क्या एक्सरसाइज होगी ये? अच्छा, क्या इसके लिए एक सेकंड, इसके लिए होता है ना, एक सेकंड प्लीज, इसके लिए प्रक्रिया बनी हुई है। अगर आप बदला गया ना कानून, पहले देना जरूरी था, नहीं तो बात नहीं बनेगी। सुन जवाब, गलत जानकारी सुनने के लिए नहीं, गलत नहीं दूंगा, बिल्कुल गलत नहीं दूंगा। मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं, हरियाणा चुनाव के बाद कानून बदला गया कि नहीं? किसका अधिकार है कानून बदलने का? बदला गया ना, पार्लियामेंट का है कि नहीं है? बोलिए आप, पार्लियामेंट का है कि नहीं? तो हमने बदला तो क्या नुकसान है उसमें आपको? तो मतलब पार्लियामेंट का, एक सेकंड, अब पार्लियामेंट का कानून गलत बन गया, उसके लिए कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट बैठा है।
वो टेस्ट कर लेगा कि कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, नंबर 1। चुनाव आयुक्त को चयन प्रक्रिया भी आपने बदल डाली। मैंने अभी पहले क्या कहा, किसका प्रेरोगेटिव है ये? किसका? पार्लियामेंट में है। उसमें अपोजिशन के मेंबर भी हैं, रूलिंग के भी हैं, ट्रेजरी भी है, वो भी है, सब चीज। देखो जो सैया भाई कोतवाल अरे दर नहीं, का ये चीजें सरकार नहीं चलती। आपकी जैसा कानून चाहेंगे वैसा नहीं कानून चलती, बना ये ले। नहीं यही चल- तो चला रहे हैं, अरे यही तो नहीं, सवाल पूछ रहा हूं। कैसे कानून बनाने के अधिकार पे आप रोक लगा दोगे क्या? अगर कानून गलत बना है, देखो अच्छा, संदीप मुझे जी, एक चीज, सिंपल कॉमन सेंस की बात है। ए.के. वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री सत्ता दल के, गृह मंत्री सत्ता दल के, 3 सदस्य तय करेंगे कि कौन चुनाव आयुक्त बनेगा, तीसरा नेता प्रतिपक्ष, तो हमेशा सत्ता जो चाहेगी वही होगा। आप इसका जवाब तो सुप्रीम उसमें कोर्ट, पारदर्शिता एक क्या रहेगी? सेकंड। फिर तो सरकार ही अरे तय कर देना, 3 आदमी की भी क्या जरूरत है? आप इसका जवाब तो सुन लो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसी में लिख दिया था कि ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। ये सरकार पिछला सवाल लीजिएगा। सरकार चाहे तो कानून बना ले, सुप्रीम कोर्ट के उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। वो हमने कोई मुझे गलत काम मालूम। जी, ना। तो हमने कोई गलत काम थोड़ी किया। अब एक दर्शक हमारे सवाल पूछ रहे हैं, पिछला सवाल लीजिए। पीसीआर विनोद तावड़े वो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, नोट बांटते हुए आरोप लगे थे ना, वीडियो वगैरह भी सर्कुलेट हुए थे, क्या हुआ उस मामले का? क्या होना चाहिए आपके वैसे हिसाब से? जान रहा हूं, जानना नहीं, चाह क्या रहा हूं। होना चाहिए? देखिए, मेरा सिंपल कहना संदीप जी, 1 मिनट मुझे समझ दीजिए। अगर इलेक्शन में कोई आदमी धांधली की आरोप लगाता है तो उसके लिए बड़ा साफ कानून है। यू मस्ट फाइल ए इलेक्शन पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट एंड दैट विल बी एग्जामिन्ड। इलेक्शन सेटिसाइड होगा और वो सबूतों के बेस पे होगा, हियर से पे नहीं चलेगा यहाँ मामला। पे हियर से पे सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं या यहाँ इन आरोपों में कुछ दम भी है? महाराष्ट्र मैच फिक्सिंग का सवाल अब उठा रहे हैं राहुल गांधी, कैसे देखते हैं आप? मुझे नहीं, राहुल ये सवाल लंबे समय से उठा रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव के बाद से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी उसके जवाब दिए और जो भी फैक्ट्स है, नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ने का, वो सारी बातों को किया है। कांग्रेस के पास भी ये मौका था कि, और अब भी मौका है कि वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए। नहीं, ये दबाव बनाया जा रहा है ये दबाव चुनाव बनाया आयोग जा रहा पर, है बिहार चुनाव में गड़बड़ नहीं, यदि झाला आप ये ना कहेंगे हो, कि- हाँ, या वो एक दबाव भी है। पहले से ही हथियार डाले जा रहे हैं जो नहीं, बीजेपी हमें हथियार बताने डालना की मैं नहीं कोशिश कर समझता, हथियार डालना नहीं समझता कि पर ये हथियार दबाव डालने- बनाया जा रहा है कि दबाव भाई बिहार बनाया में जा रहा भी है कि ऐसा ना हो। हाँ। ये इसको मैं मान सकता हूँ, लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ संदीप जी कि जो बार बार बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के कानून को बदल दिया। एक तो सुप्रीम कोर्ट कोई कानून नहीं बनाता, ये इलेक्शन कमीशन के वो तो अपॉइंटमेंट को सरकार लेकर का काम है, हाँ। नहीं, लेकिन उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही नहीं है जिसको आप एक रेफरेंस बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि भाई ये व्यवस्था तब तक किया जब तक संसद कानून नहीं ठीक बना। है। नहीं तो फिर इसमें बहस कहाँ है? हाँ। सुप्रीम नहीं, कोर्ट ने बहस कहा ये है कि फिर तो सरकार सीधा अपने हाथ में ले लेना कि भाई हम नियुक्त करेंगे। नहीं तो फिर ये इसको 3 चैलेंज करना सदस्य- चाहिए ना, इसको चैलेंज करना हाँ। चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि भाई सरकार ने ऐसा किया। ठीक है, अब वैसे तो पूरी डेमोक्रेसी में अब सारा सिस्टम मेजोरिटी का है। पांच और बजे अभी के तो हम बाद की सीसीटीवी फुटेज नहीं हाँ, देंगे, वो तो मैं वो कानून कह रहा बदल हूँ, दिया। वो कानून बदला है तो उसको भी चैलेंज करना चाहिए। और वो एक सरकार को Comprehensive ट्रांसपेरेंसी voting पर list जो जो है, इलेक्शन वो सार्वजनिक करने ट्रांसपेरेंसी में ऑफ क्या दिक्कत इलेक्शन है? होना ही चाहिए, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सारी बातों का घालमेल नहीं करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट। अब फिर वही बात आ जाएगी बीजेपी की, आप कहेंगे बीजेपी की बात है कि जब आप एक चेयरमैन जो है, एक पार्टी प्रेसिडेंट अपनी पर्ची बनाकर इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर रही हो और एक सेशन साहब की जगह सिंगल मेंबर से मल्टी मेंबर आप बना रहे हो, बहुत सारा हिस्ट्री भी है ना। हाँ। तो उन सबको भी देखना हिस्ट्री चाहिए। के लेसन चलते रहेंगे देश में। लेकिन मैं राजनीतिक कहता हूँ कि विपक्ष के नाम ट्रांसपेरेंसी पर। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इलेक्शन में, उस पर काम करना चाहिए। और राहुल गांधी हार के डर से ऐसा लेख लिख रहे हो मुझे नहीं लगता, लेकिन दबाव वो बना रहे हैं कि भाई आगे थोड़ा सा बिहार के जब चुनाव हो तो ठीक ठीक बात हो। लेकिन ये तो हिस्ट्री देखिए कि पिछले 10 साल अब में आप दोनों से 12 आखिरी बार comment, 10 छोटा साल चला- में 12 बार राज्य में बीजेपी की सरकारें बदली है, तो वो इसी चुनाव सिस्टम के तहत बदली है ना। अब ये सिंदूर पर, ऑपरेशन सिंदूर पर जो घमासान है वो तय करेगा क्या बिहार का परिणाम? क्योंकि ये समानांतर धारा चल रही है। सिंदूर अभी, ऑपरेशन सिंदूर पर घमासान हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। सर 1999 में कारगिल में के वक्त जब कारगिल चल रहा था तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, सरकारी कार्यवाहक थी, सरकारी नहीं थी क्योंकि वो सरकार एक वोट से गिर गई थी उस समय, है ना। उसके बाद जो 1999 के चुनाव हुए हैं वो नतीजे आपने देखे हैं। आशुतोष, ये घमासान जारी रहेगा, यही तय करेगा बिहार का परिणाम भी? नहीं, मैं विजय जी को करेक्ट कर दूं। 1998 के बाद जब 1999 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी की एक भी सीट नहीं बढ़ी थी।
जबकि कारगिल की जीत के बाद उनकी सीटें बढ़नी चाहिए थी। देखिए महत्वपूर्ण सवाल यहां पे क्या, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सरकार ने कानून पार्लियामेंट के अंदर लाके नहीं बदला था, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बदला था कि आप सीसीटीवी कैमरा और वीडियोग्राफी नहीं दिखा सकते। प्रश्न ये सरकार ने क्यों ये काम किया, इसका जवाब कोई नहीं देना चाहता। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रहना है, इसमें कानून बदल सकते हैं, तो सरकार ने क्यों कानून बदला? सवाल तो ये है ना। तो कुछ सवाल ऐसे हैं, और देखिए कोई भी राजनीति सरकार ने कानून नहीं बदला इसमें। प्रजातंत्र जो है, एक मिनट, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जमहूरियत इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और जब हम किसी को चुनते हैं, वो प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। जिसे हम चुनना चाहते हैं वही हमारा प्रतिनिधि बने। यह मूल मंत्र है राजनीति का, प्रजातंत्र का। क्या हम इसे फॉलो कर रहे हैं, इसके बारे में आप सोचिएगा। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।